हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। शिक्षा शास्त्र की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल पक्का आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है। आपको एक बात और बता दें, बस देखते चलिए, आपको एक बार में याद करवा देंगे, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सवाल है पूछा गया कि पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है। इसी सवाल को अथवा करके दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे पर्यावरण लिखा है और दूसरा शिक्षा लिखा हुआ है, यानी हमें शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किस शिक्षा के, तो जवाब होगा पर्यावरण का। अब पर्यावरण शिक्षा के बारे में यहाँ पे कुछ बताना है, तो क्या बताना है, देखिए यहाँ पे पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए दी जाने वाली व्यवस्थित जानकारी ही पर्यावरण शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, क्योंकि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और आप सभी जानते हैं, अच्छे से पढ़े होंगे, पर्यावरण में कितने प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। तो इन प्रदूषण से बचने के लिए, प्रदूषण ना हो इसीलिए पर्यावरण से संबंधित कुछ शिक्षा प्रदान की जा रही है, और जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वही पर्यावरण शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, तो आप अपनी भाषा में लिखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य होता है पर्यावरण से संबंधित विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, पर्यावरण शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, पहले आपको बता दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप इसके बारे में कई बार पढ़े होंगे, पिछली क्लासों में पढ़े होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा पर्यावरण के बारे में। इस पर निबंध भी पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, और देखिए कितने प्रकार से सवाल यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, किस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है, और उसके बारे में जो है आपको कुछ परिभाषा बतानी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जैसे कि आपका वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण, ये इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपसे अलग से सवाल पूछेगा कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव बताइए, या पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए, या समस्या, या फिर समस्या के समाधान बताइए। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही जल प्रदूषण के प्रभाव, उसका कारण, उसकी समस्या, उसका समस्या का समाधान का उपाय, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, कारण, समस्या, समाधान, ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही मृदा प्रदूषण का, तो आप जो है इसके बारे में आप पढ़े होंगे, तो मैं इसको कवर नहीं करूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके सामने 14 में, 17 में, 18 में, 16 में, 20 में, 22 में, 23 में लगातार सवाल पूछा जा रहा है। इसीलिए दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको तैयार कर लीजिए। ज़्यादा आसान है इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, जो ज़्यादा सिंपल है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, थोड़ा सा जो याद करने में दिक्कत होती है वहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि पर्यावरण की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण की शिक्षा की आवश्यकता क्या है ये बताना है, ठीक है, और महत्व को बताना है। जैसे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। भाई ज़रूरत है बोर्ड परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएं, और ये बोर्ड पेपर है, कोई स्कूल का पेपर नहीं है, ये बोर्ड का पेपर है, और इसके पास होना अनिवार्य होता है, तभी तो हम जो है 10th या फिर इंटर जो है हमारा मार्कशीट आएगा, हम इंटर पास हो जाएंगे। इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जिस प्रकार से इंटर की परीक्षा आप दे रहे हैं, आपको इससे आवश्यकता है, वैसे ही पर्यावरण की शिक्षा, ये शिक्षा क्यों दी जा रही है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, इसको ये बताना है, और इसका क्या महत्व होगा, ठीक है, ये बताना है। तो आपको पहले ध्यान में रखना कि पहले क्वेश्चन को समझना है। जब क्वेश्चन दोस्तों आप समझ जाओगे ना, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन कितनी प्रकार से घुमा के पूछता है, आपको ये भी जानने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा कि पर्यावरण की शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसके बाद फिर अथवा करके पूछा है कि पर्यावरण शिक्षा वर्तमान की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसको भी इतनी प्रकार से सवाल को पूछा है, आंसर एक होगा, लेकिन पूछने का तरीका देख लीजिए कितनी प्रकार से घुमा घुमा के अलग अलग सेटों में पूछा गया है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पे हेडिंग डालना होगा, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, और इसके बारे में लिखेंगे क्या आवश्यकता है। आइए देखते हैं। वर्तमान समय में परिवर्तित परिस्थितियों में
पर्यावरण शिक्षा अति आवश्यक है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूरे समाज में, पूरे इन्वायरमेंट में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी जो हमारा वातावरण है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो इसमें परिवर्तित हो रहा है। अब ये परिवर्तित हो रहा है तो समय के साथ साथ हमें उसके बारे में जानना भी पड़ेगा कि भाई क्यों परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी को पर्यावरण शिक्षा के नाम से जाना जाता है और इसकी जानकारी भी अति आवश्यक है। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों में कूड़ा करकट डालने, पशुओं को नहलाने, वस्त्र धोने आदि का कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जल प्रदूषण का बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे जो काम होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण होता है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में भी वहाँ से कंपनी से, फैक्ट्री से विभिन्न प्रकार की जो है कचड़े जो है नालों से बहकर जो है नदी में जाते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषित होता है। तो आप जो इसको समझेंगे तो आप इतना समझ लीजिए कि जो है इसकी शिक्षा जरूरी है कि नहीं जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है कि नदी में भैंस को या फिर जानवर को ना नहलाया जाए, कूड़ा करकट नदी में ना फेंका जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं नदी में फेंक दिया जाता है तो वो जो है उससे जो है प्रदूषित हो जाती है नदी। तो इसके लिए जो है इन जानकारी को प्रदान करने के लिए पर्यावरण की शिक्षा जरूरी है। अगला है पराली जलाना। पराली का मतलब ये होता है जैसे कि जो धान वगैरह होता है, जो गेहूँ वगैरह होता है, उसको जो उसकी जो रॉ मटेरियल बचती है उसको खेत में जला देते हैं, आपने भी देखा होगा जला देते हैं। तो इसको जलाया ना जाए जिससे हमारी पर्यावरण शिक्षा जो है पर्यावरण बना रहे और दूषित ना हो। तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है कि पराली ना जलाया जाए। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम किया जाए, इसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं जो जीवों के अंश से बने होते हैं, जीवों के अवशेषों से बने होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सब जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका प्रयोग अच्छे तरीके से किया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि जिनके पास जो है एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, वो गाड़ी को इस प्रकार से चलाते हैं कि जैसे लग रहा है कि पेट्रोल या डीजल जो है आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये लिमिट में है, सीमित में है। तो इनका भी विशेष जानकारी होना चाहिए लोगों को, ठीक है। आगे है कि कचरा खुले में फेंकना। बहुत सारे लोग कचरा खुले में फेंक देते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो इसकी शिक्षा जरूरी है कि कचरे को खुले में ना फेंका जाए। अगला पॉइंट ले सकते हैं वृक्षों को काटना। वृक्ष को काटना सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है और इसके लिए जो है लोगों को शिक्षित करना है, जानकारी देना है कि आप वृक्षों को ना काटें। अगर काट रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, यानी अगर 10 पेड़ काट रहे हैं तो 100 पेड़ आप ज़रूर लगाएं। तो ये तो जो है इस प्रकार से शिक्षा हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अगर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला पॉइंट यहाँ पे। अब इसका महत्व क्या है, पर्यावरण शिक्षा की क्या महत्व है। महत्व में देखेंगे, अगर हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसका सबसे बड़ा महत्व ये होगा कि प्रदूषण में कमी होगी, ठीक है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण में कमी होगी, जल प्रदूषण में कमी होगी, वायु प्रदूषण में कमी होगी और ग्रामीण समाज में वृद्धि होगी। ग्रामीण समाज में वृद्धि का मतलब ये होगा कि पर्यावरण शिक्षा से जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो ये पता चलेगा गाँव के लोगों को कि जो है हमें कचरा जो है खुले में नहीं फेंकना चाहिए, नदी वगैरह में जो है जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। तो समाज को जब शिक्षित किया तो समाज में जो है वृद्धि होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट वहाँ पे अच्छा होगा। तो ये सारे पॉइंट जो है आप आराम से इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ लिखिए। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा का अर्थ के बारे में पूछा गया है और इसके बाद जो है इसका अभिप्राय पूछ सकता है इस प्रकार से। और यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, तो उद्देश्य और शिक्षा के बारे में तो पढ़ चुके हैं, यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया लॉन्ग क्वेश्चन में। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बन सकता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं। देखिए पर्यावरण शिक्षा के अर्थ में थोड़ा सा लिखेंगे कि पर्यावरण के माध्यम से या पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए दी जाने वाली व्यवस्थित जानकारी ही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि पर्यावरण सभी जीवों को प्रभावित करता है। जो हमारे इन्वायरमेंट होता है वो सभी जीवों को प्रभावित करता है। बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊं। आप अगर किसी गर्म स्थान में रहते हैं, ठीक है, किसी गर्म स्थान पर रहते हैं आप, फिर इसके बाद किसी ठंडे वाले जो है स्थान पर चले जाइए, किसी जो है ठंडे वाले स्थान पर चले जाइए, तो क्या आपको वहाँ पे कुछ अलग दिखेगा वातावरण की? नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पर्यावरण होता है वो सभी जीवों को प्रभावित करता है, यानी प्रभाव उस पर पड़ता है तथा नियंत्रण भी करता है, ठीक है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल कर सकता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो कंट्रोल भी करता है, ठीक है।
आगे है इसमें पर्यावरण से तालमेल ना होने पर पर्यावरण के साथ साथ जो है जीवों की भी खतरा बढ़ जाता है, जिसके पर्यावरण की शिक्षा जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण जो शिक्षा है वो इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ रहे, और अगर इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। आगे लिखेंगे पर्यावरण एक शिक्षक के रूप में है, शिक्षक तथा शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो इन्वायरमेंट है उसे शिक्षक के रूप में माना गया है, और जो शिक्षक होता है वो समझाता है, बताता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो हमारा इन्वायरमेंट है ये भी एक निर्देश देता है कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ गलत करेंगे। तो इन्वायरमेंट पर्यावरण हमें बता देता है, एक बार सूचित करता है। जैसे मान लो कहीं पे तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, कहीं पे ज्वालामुखी फूट गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो ये जो क्रियाएँ हो रही हैं इसका असर मानव पे पड़ता है। तो पहले मानव पर्यावरण को दूषित करता है, फिर पर्यावरण का जब प्रभाव मानव पड़ता है तो ये होता है यहाँ पे खतरा। तो इसीलिए जो है पर्यावरण जो है एक तरह से शिक्षा का काम करता है, ठीक है। आगे इसके बारे में लिखेंगे अवधारणा। अगर आपसे पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा पूछ ले, अवधारणा का मतलब क्या होता है? विचार होता है, थॉट होता है कि क्या आप सोच सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे अगर आपसे विचार से पूछा जाए कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, अपने विचार से कुछ बताइए, अपने दिमाग से कुछ बताइए, तो अपने विचार देंगे, जो विचार देंगे उसी को अवधारणा कहा जाता है। आइए इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणी अपने पर्यावरण के अनुसार जीवन यापन करते हैं तथा स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप ढालने का निरंतर प्रयास भी करते हैं। यहाँ पे इसकी अवधारणा में कहा गया है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। जैसे मान लो कोई ठंडा वाला स्थान है, ठीक है, कोई ठंडा स्थान है, तो यहाँ पे जो जहाँ पे ठंडा स्थान है वहाँ पे ठंडे लोग निवास करते हैं। ठंडे लोग का मतलब ये है कि वहाँ पे वही लोग निवास कर पाएंगे जो इस ठंडे प्रदेश में रहे होंगे। अगर कोई गर्म प्रदेश में रहता है तो जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं उसी गर्म प्रदेश के अनुसार ढल जाते हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो उसी वातावरण के साथ अपना और उनका जो है जीवन यापन होता है। अगर ठंडे वालों को गर्म में कर दिया जाए और गर्म वाले को ठंडे में कर दिया जाए तो इनको हो जाती है समस्या, और समस्या का जो है समाधान जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे वातावरण चेंज हो जाता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे है कि समस्त व्यक्ति या छात्र को उस वातावरण के अनुकूल तैयार करना जिसमें वह जीवित रह सके और अपने जीवन यापन को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि जिस व्यक्ति को जिस वातावरण में रखा जाए या जिस वातावरण में हो वो उसी के अनुसार उसे ढाला जाता है, तैयार किया जाता है ताकि वो अपनी जीवन यापन उसी वातावरण में कर सके। ठीक है, आगे पॉइंट थोड़ा कोटेशन में डाल देंगे कि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो पृथ्वी भी स्वच्छ रहेगी, और पृथ्वी स्वच्छ रहेगी तो जीवन हमारा कैसा होगा? सुखमय होगा। ये कोटेशन का काम करेगा। मैंने बताया था कि क्वेश्चन आंसर जो आप लिखे तो कोटेशन वगैरह डायग्राम का प्रयोग करें ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, पूरे नंबर एग्जामिनर दे दे। आगे दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आइए देखते हैं कि क्या उद्देश्य है। तो देखिए, जागरूकता। अगर आप किसी को कोई शिक्षा देते हैं तो जागरूक हो जाता है। यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में शिक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको जानकारी हो जाएगी पर्यावरण के बारे में, वो जागरूक हो जाएगा, और जब जागरूक इंसान हो जाएगा तो कहीं न कहीं वो कोई भी ऐसी जो है काम नहीं करेगा जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो। तो जागरूकता यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे है अज्ञानता को दूर करना। अज्ञानता को दूर करने का मतलब ये है कि बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो किस प्रकार से दूषित हो रहा है। बहुत लोगों को ज्ञान ये भी नहीं है कि अगर हम पराली जलाते हैं तो उससे हमारे वातावरण में क्या प्रभाव होगा। बहुत सारे जो है लोग होते हैं जला देते हैं खेत में ही पराली को, तो उससे भी वातावरण दूषित होता है। तो उनका जो अज्ञानता वो दूर हो जाएगा अगर हम पर्यावरण शिक्षा देते हैं तो। ठीक है, आगे कौशल विकसित करना। कौशल विकसित करने का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम पर्यावरण शिक्षा का जो है उजागर करते हैं या फिर पर्यावरण शिक्षा जो है सबको दी जाती है तो उनके अंदर एक कौशल विकसित होगा कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा और लोगों को वो शिक्षित करेंगे कि आप जो है पानी बर्बाद मत करिए, आप जो है कोई ऐसा काम मत करिए जिससे जो है वातावरण दूषित हो। तो आप जो है लोगों को शिक्षित करेंगे क्योंकि आप उसके लायक हो चुके हैं, आपके अंदर वो कौशल आ चुका है। सहभागिता। सहभागिता का मतलब क्या होता है? साथ साथ में जो है भाग लेने वाले। साथ साथ में भाग लेने वाले का मतलब क्या? साथ साथ में भाग किस में लेना है? तो जवाब इसका होगा पर्यावरण में। ठीक है, पर्यावरण में जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, ये पर्यावरण का असर मानव पे पड़ता है क्योंकि जो मानव है वो वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है जिस वातावरण में वो रहता है।
ठीक है, चाहे ठंडी चाहे गर्म चाहे जिस वातावरण में रहे। जो मानव होता है वो मानव पर्यावरण के साथ तालमेल बैठा के अगर रहता है तो उसको कहते हैं सहभागिता। ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट को दूषित करेगा तो कहीं न कहीं समस्या उसको भी जो है झेलनी पड़ेगी। और वही बात यहाँ पे कहा गया कि अगर हम इन्वायरमेंट के साथ वातावरण के साथ तालमेल बिठा के चलते हैं तो इसे कहते हैं सहभागिता, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है समानता। समानता का तात्पर्य यहाँ से इस प्रकार से लगाया गया है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का सभी बराबर हिस्से में बांटा जाए, ताकि जो है सभी लोग अपने आप को विकसित कर सके, अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो अगर ये समानता होगी कि बहुत सारे से लोग हैं जिनको संसाधन किसी को ज़्यादा मिल जाता है तो किसी को कम मिल पाता है, किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और फिर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पर्यावरण जो है वो सबके लिए समान है। ठीक है, तो दोस्तों आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा से लिखेंगे बना के तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है। देखिए यहाँ पे आपदा का मतलब क्या होता है, पहले आप सेंटेंस समझिए। आपदा का मतलब क्या होता है, संकट होता है। क्या होता है, संकट होता है। और इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं विपत्ति। क्या कह सकते हैं, विपत्ति। जो विपत्ति होती है, जो संकट होता है, इसी को आपदा कहते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा घटना, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा दुर्घटना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुर्घटना और घटना में क्या अंतर है तो आपका जवाब क्या होगा। ज़रा जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि घटना और दुर्घटना में क्या अंतर आपके हिसाब से हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने कहा होगा बहुत सारे कि यार मेरे साथ घटना घट गई, मेरे साथ वो घटना घट गई। तो घटना घटने का मतलब कोई भी विपत्ति आपके साथ जो है हुई है। तो यहाँ पे घटना का मतलब ये होता है कि आपके साथ कोई भी संकट आया है, कोई समस्या हुई है। लेकिन दुर्घटना में भी समस्या होती है, लेकिन इसमें मृत्यु होती है। क्या होती है, मृत्यु होती है। जैसे कहते हैं ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो दुर्घटनाग्रस्त में दुर्घटना का मतलब होता है जिसमें जो संकट आई है, जो विपत्ति आई है, उसमें मृत्यु आती है, मृत्यु होती है। लेकिन घटना में कोई मृत्यु नहीं होती है। और घटना में भी विपत्ति होती है, संकट आता है, लेकिन उसमें मृत्यु नहीं होती है। दुर्घटना में जब मृत्यु हो जाती है तब इसे हम कहते हैं दुर्घटना हो गई है। अब यहाँ पे घटना और दुर्घटना का जो बीच का रास्ता है उसी को आपदा कहा जाता है, क्योंकि आपदा में घटना भी होता है और दुर्घटना भी होता है। अब देखिए ये आपदा कैसे आती है। आपदा दो तरीके से आती है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानवकृत आपदा। मानवकृत आपदा का मतलब क्या होता है, जैसे आतंकवाद है ना। आतंकवाद क्या है, ये मानव के द्वारा उत्पत्ति किया गया है, तो मानव के द्वारा आपदा आती है। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा प्रकृति रूप से होने वाली घटना या विपत्ति को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवाती तूफान, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों मैंने डिटेल में समझाया है, आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। आगे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा के नाम बताइए। कुछ नाम आपसे पूछ ले तो उनको ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक आपदा के नाम आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। आगे सवाल है भूकंप तीव्रता के किस पैमाने पर नापा जाता है। तो देखिए आपसे दो प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है तो सिस्मोग्राफ हो गया। दूसरा भूकंप पैमाना तो ध्यान रखेंगे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास स्केल होगा जिसे पटरी बोलते हैं, स्केल होगा आपके पास। स्केल में जो है एक तरफ जो है सेंटीमीटर बना होता है, एक तरफ जो है इंच बना होता है। ठीक है, आपने जो है किसी वस्तु को नापा है, आपने किसी वस्तु को नापा इस स्केल से। ठीक है, जब आप नापेंगे चाहे आप स्केल में नापेंगे, चाहे आप सेंटीमीटर में नापेंगे, चाहे आप इंच में नापेंगे, जिसमें आप नापे हैं उसे सेंटीमीटर या इंच या पैमाना कहेंगे। और जिस चीज़ से आप नापे हैं उसे कहते हैं यंत्र। आपने स्केल से नापा, ये स्केल क्या हो गया, यंत्र हो गया। लेकिन जिस पैमाने पर नापा गया है उसका नाम होता है रिक्टर स्केल, और यही भूकंप तीव्रता की जो है पैमाना हो गया। तो 2 पॉइंट समझना है, एक तो यंत्र, दूसरा पैमाना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अगला है, आपदा क्या है अथवा प्राकृतिक आपदा क्या है। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि आपदा या प्राकृतिक आपदा क्या है। तो आपदा, प्राकृतिक आपदा में कह सकते हैं कि आपदा ऐसी विपत्ति या संकट को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित होती है। बाढ़, सूखा, तूफान जो है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब, आंधी, सब जो है ये सब आते हैं आपके प्राकृतिक आपदा में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है।
ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों लॉन्ग पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने हर टाइप के सवाल को सेलेक्ट किया है, यानी आपको जो है अति भी इसमें से आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जो है लघु भी आ जाएगा इसमें, और इसके बाद जो है दीर्घ भी इसमें से जो है आपका आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अति, लघु, लघु, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर किया है। सवाल यहाँ पे है आपदा के प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है। मानव जनित आपदा का क्या अर्थ है? आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मानव जनित आपदा के बारे में भी बताना है तो इनको भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 5 प्रकार की आपदा होती है। कौन कौन से? एक आकस्मिक घटना होती है, अचानक घटना आती है। ये कौन सी? जैसे भूकंप अचानक आता है, ज्वालामुखी अचानक, सुनामी अचानक, भूस्खलन अचानक आता है। सुनामी का मतलब क्या? सुनामी एक जापानी शब्द है। सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर, यानी किसका लहर? जवाब होगा बंदरगाह का लहर। यानी हम कह सकते हैं, इसे मान लो, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं। जैसे मान लीजिए ये भारत का तट है, ठीक है, यहाँ से समुद्री लहर आई और तट से टकराई। समुद्री लहर आई और तट से टकराई। तट से टकराने की प्रक्रिया जो है सुनामी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सुनामी जो होता है वो एक तरह से लहर होता है जो समुद्र के तट से, यानी स्थल के जो तट होता है वो से आके टकराता है, ठीक है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब होता है, भू का मतलब पृथ्वी, स्खलन मतलब खिसकना होता है, पृथ्वी का खिसकना, सॉरी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी ने धरातल का खिसकना। धरातल का खिसकना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। और ज्वालामुखी, जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और भूकंप, भू का मतलब पृथ्वी, धरातल, यानी धरातल का कांपना ही भूकंप कहलाता है। तो मैंने इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। ये सब आकस्मिक घटना घटती हैं और इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है, लेकिन आप अच्छे से इसके बारे में लिखें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है मंद मंद घटना। एक होता है मंद घटना, मतलब धीरे धीरे घटना घटेगी, धीरे धीरे। सूखा धीरे धीरे आता है। मरुस्थलीकरण, यानी जो रेगिस्तान बनते हैं वो धीरे धीरे बनता है। प्रदूषण धीरे धीरे फैलता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे होता है और कुछ चीज़ें होती हैं वो जल्दी जल्दी होता है। तो इसको आकस्मिक घटना और इसको मंद घटना के नाम से जाना जाता है। आगे जैविक आपदा। जैविक आपदा वो होते हैं जो जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे महामारी, कोई बीमारी आ गई, जैसे कोरोना महामारी आया था, जानते होंगे आप लोग, कोरोना आ गया, ठीक है। बर्ड फ्लू आपने नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो होता है ये जैविक आपदा होती है जो मानव के द्वारा, मतलब मानव द्वारा नहीं, मानव को प्रभावित करती है और जीवों के जो है द्वारा उत्पन्न होता है। आगे है मानव जनित आपदा। मानव जनित में जैसे युद्ध हो गया, ये भी आपदा है लेकिन मानव जनित है। दंगा, ये भी मानव जनित है। आतंकवाद, उपद्रव, ये सब जो है मानव जनित आपदा के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक आपदा। सामाजिक आपदा जैसे कुप्रथा चलती है, जैसे सती प्रथा का नाम आप लोग सुना होगा, है ना। जातिवाद, समाजवाद, क्षेत्रवाद, ये सब चलता है, सामाजिक आपदा होती है। जिसमें सामाजिक बहिष्कार है, छुआछूत है, छुआछूत आदि भी चलती है। तो ये सारी पॉइंट जो है आप इससे अच्छे से इसको लिखेंगे तो आपका आपदा के प्रकार में सारी चीज़ें आ जाएंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव जनित में अगर आपसे पूछ ले तो इसके बारे में जो आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो लिखेंगे कोठारी आयोग के सुझाव पर 5 सितंबर 1969 को जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना की गई थी। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने का। तो ये देखिए 5 सितंबर तो मनाया जाता है टीचर डे, आपने नाम सुना होगा 5 सितंबर को। तो यहाँ पे लेकिन हमें याद करना है 1969, ठीक है। 19 इसमें कॉमन है क्योंकि सन 1900 में घटना घटी थी। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि भैया देखो चाय, अगर आपने किसी से कह रहा चाय बन गई है तो आप कह रहे हो कि चाय छानो, अगर बन गई तो चाय छानो, ठीक है, चाय छानो। अगर चाय बन गया तो चाय छानो, चाय को छान दो। तो छानो में ध्यान से लिखिए, हिंदी में पढ़िए इसे छानो, छानो, छा और नौ। देखिए छाओ नौ, छा नौ निकल कर आ रहा है कि नहीं निकल कर आ रहा है? बिल्कुल निकल कर आ रहा है। तो जो छा नौ है, यानी 69 जो है, तो आप ध्यान रखेंगे 69 जो है आपको ध्यान रखना है कि 5 सितंबर 1969 को जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य का उल्लेख क्या है? अथवा करके सवाल पूछ सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, या फिर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक या प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो आइए इसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे अति लघु में, लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे प्रौढ़ व्यक्तियों में बौद्धिक और सामाजिक भावना का विकास करना। जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं
उनको जो है बौद्धिक और सामाजिक भावना का विकसित करना, ये उसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, देश विदेश में परिचय कराना। जब बहुत सारे ऐसे प्रौढ़ लोग हो जाते हैं, प्रौढ़ मतलब जो है प्रौढ़ावस्था उनकी आ जाती है एक व्यक्ति का, तो उसके बाद जो है देश विदेश में उसका परिचय होता है। जैसे परिचय का मतलब जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका परिचय होता है, कोई घटिया काम करेगा तब भी उसका परिचय होगा, दुनिया उसको जानेगी। तो इस तरह से उसका इंट्रोडक्शन होगा देश विदेश में। अगला ले सकते हैं कि अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना। जो मानव के अधिकार है, जो उनके कर्तव्य हैं, उनसे संबंधित जो है ज्ञान को जो है प्रदान करना, ये जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, आगे ले सकते हैं सामाजिक व्यवहारिकता का विकास करना। समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपने आप को जो है स्थापित करना है, लोगों से व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस सब को विकास करने के लिए जो है इनकी शिक्षा दी जाती है। आगे है नैतिकता की भावना, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रदान करना। नैतिक कर्तव्य हमारे जैसे बचपन में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, बचपन में हम सबको जो है नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था। अगर आपके सब्जेक्ट में जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा नैतिक शिक्षा, तो उसमें आपको पता होगा नैतिक शिक्षा में क्या सिखाया जाता है, आपके नैतिकता के बारे में सिखाया जाता है। आपका आचरण, व्यवहार, बोल चाल सब कुछ नैतिकता में सिखाया जाता है। तो नैतिक भावना जो है अच्छे से विकसित हो, इसके लिए जो है ये शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इनके बारे में आराम से 2-4 लाइन बना के लिखेंगे तो आपको जो है पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, उससे संबंधित सवाल है। यहाँ पे इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है कि सामाजिक शिक्षा, क्वेश्चन है कि यहाँ पे सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, अथवा करके पूछा जा सकता है कि भारत में सामाजिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इसलिए जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है उससे संबंधित बना के लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसको अभी से जो है इम्पॉर्टेंट बना लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा करके आपसे पूछ सकता है कि बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। चाहे स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा, बात एक ही है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्त्री या बालिका शिक्षा और इसके बारे में लिखेंगे स्त्री और पुरुषों का अनुपात असंतुलित है। सभी जानते हैं स्त्री पुरुष का अनुपात जो है असंतुलित है। संतुलित का मतलब क्या होता है, अगर संतुलित होता तो बराबर होता, लेकिन असंतुलित हो गया तो बराबर नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक और बता दें, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो समझ जाना उस शब्द के आगे नकारात्मक शब्द छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति है जो सफल है, लेकिन इसके आगे छोटा आ लगा दीजिए। ध्यान रखेंगे कि छोटा आ लगाना है तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ऐसे ही अगर संतुलित होता तो बराबर होता, लेकिन संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। इसका मतलब ये है कि स्त्री पुरुष का अनुपात जो हो बराबर नहीं है। अब आगे देखिए, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इस स्थिति में स्त्रियों की काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए भी नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आपने डायलॉग सुना होगा। हरियाणा से जो है इसकी शुरुआत हुई थी और हरियाणा से जो है ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान शुरू किया गया था। अब इसके बारे में आगे पॉइंट लिखेंगे कि जो है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि स्त्री या बालिका शिक्षा के महत्व के निम्नलिखित बिंदु हैं। तो क्या महत्व है, आइए समझते हैं। समाज की जो कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। समाज में जो बुराइयां हैं वो बुराई को समाप्त करने के लिए जो है स्त्री शिक्षा जरूरी है, तो इसका महत्व हो जाएगा। इसके बारे में लिखना है। सामाजिक उत्थान, कहते हैं जब किसी एक घर में कोई महिला शिक्षित होती है ना, किसी घर में कोई महिला शिक्षित होती है तो उसका आने वाला कुल शिक्षित होता है और फिर वो आने वाला कुल भी शिक्षित होता है। तो इसीलिए जो है सामाजिक उत्थान के लिए आपको यहाँ पे स्त्री शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे जो सामाजिक उत्थान हो सके। उत्थान का मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना। ठीक है, आगे देखिए। नारी शक्ति का बढ़ावा, अगर नारी शक्ति यानी जो है स्त्री या बालिका को शिक्षित किया जाएगा तो कहीं न कहीं नारी शक्ति का बढ़ावा मिलेगा, और नारी शक्ति का बढ़ावा मिलेगा तो देश में जो है कहीं न कहीं सामाजिक में जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और लोगों को समान नज़र से देखा जाएगा। अगला है पुरुषों के समान अधिकार। बहुत सारी जो है महिलाएं होती हैं, उनको जो है बहुत सारी बालिकाएं होती हैं, उनको लड़कों के साथ में जो है बराबर का सम्मान नहीं मिलता है। तो बराबर का सम्मान ना मिलने की वजह से जो है इनको अधिकार मिल जाएगा जब इनको शिक्षित किया जाएगा। तो आगे है अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे काफ़ी भी इम्पॉर्टेंट है। सवाल आपके सामने कि महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, अथवा करके पूछ सकता है कि महिला समाख्या योजना का लक्ष्य क्या है। तो देखिए, महिला समाख्या कार्यक्रम हंस मेहता समिति की सिफारिश पर 1962 में
चला गया था। ठीक है, 1962 में प्रारंभ किया गया था। सन 1962 की दोस्तों बात करें तो सन 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो उससे रिलेटेड भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है महिला समाख्या की योजना का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य में देख लीजिए, शिक्षा के माध्यम से महिला शक्तिशाली बनाना, महिला को शक्तिशाली बनाना, ये सबसे प्रमुख लक्ष्य इसका माना जाता है। तो चाहे अगर लक्ष्य पूछे तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, और इसका कार्यक्रम पूछे कि कब प्रारंभ हुआ था तो आप लिखेंगे 1962 में। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, RMSA का विस्तारित रूप लिखिए। तो आर से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, एम से महिला, एस से जो है सशक्तिकरण, और ए से हो जाएगा अभियान। इसे आप हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान, आपका पूरी तरह से सही होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसे अच्छे से लिख सकते हो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि भारत में स्त्री या बालिका शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं, इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है। इसी सवाल को अथवा करके पूछा है कि स्त्री शिक्षा के विकास क्या क्या समस्याएं हैं। अब यहाँ पे समस्या पूछा है, ध्यान रखेंगे, नारी शिक्षा के प्रमुख समस्या पर प्रकाश डालिए, या फिर भारत में बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा या फिर नारी शिक्षा। जो भी आपसे पूछा जाएगा, चाहे स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा, नारी शिक्षा, सब का आंसर एक ही होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछकर टेढ़ा पूछता है, तो आपको थोड़ा टेढ़ा समझना है। टेढ़ा का मतलब ये है कि क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, तो उसको आपको समझना है। देखिए क्या लिखेंगे इसके बारे में, समस्या में, निर्धनता एवं पिछड़ापन। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत सारी जो है महिलाएं जो हैं, बहुत सारी जो बालिकाएं हैं, नारी हैं, वो सब पिछड़ेपन है, या तो जो है निर्धनता है, गरीब हैं, इसीलिए जो है उनको शिक्षा प्रदान नहीं हो पा रही है, और इसी कारण जो है आगे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अगर जो है इनको जो है मतलब शिक्षा प्रदान किया जाए तो आगे इनकी समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे उपाय में, क्योंकि उपाय भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तो पहला हो जाएगा ये, इसके बारे में 2-4 लाइन बना के लिखेंगे। आगे है बालिका विद्यालय का अभाव। बहुत सारी ऐसी बालिका होती हैं जो गर्ल्स होती हैं, वो बॉयज़ के साथ नहीं पढ़ना चाहती हैं, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो यहाँ पे जो है गर्ल्स के लिए विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो है अपने स्वतंत्र रूप से वो पढ़ सके और अपने आप को समाज में स्थापित कर सके, ताकि जो है उनकी समस्या को ख़त्म किया जा सके। आगे है सामाजिक सोच की हीनता। सामाजिक सोच की हीनता बहुत सारी ऐसी है कि बहुत सारे घर में ऐसे लोग हैं, बालिकाओं को कम पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा कम देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप ही में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंटर पढ़ के छोड़ देंगे। तो ये भी एक तरह से कहीं कहीं समस्या है, और ये समाज की सोच की जो हीनता है उसके कारण उत्पन्न होती है। बहुत सारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम ना पढ़ें, और बच्चे चाहते हैं तो कहीं न कहीं माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि आगे ना पढ़ाएं उनको, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं होती है, क्योंकि गरीबी होती है। आगे देखिए, दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन। दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन का मतलब ये होता है बहुत सारे जहाँ पे महिलाओं का शोषण होता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए कि अगर हम उस जगह पे महिला को स्थापित किया जाए तो हो सकता है कि उस समस्या को दूर किया जा सके, लेकिन यहाँ पे दोषपूर्ण प्रशासन के कारण जो है यहाँ पे इनको समस्या को सामना करना पड़ता है। आगे है स्त्री जीवन की सामाजिक बाधाएं। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, लगभग ज़्यादातर होती हैं, उन सभी को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, समाज में कुछ बाधाएं होती हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है। जैसे मान लो किसी लड़की की शादी होगी और वो जो है अपने ससुराल से पढ़ना चाहती है, तो सामाजिक बाधाएँ ये होती है कि उसको कॉलेज में जाने की उतना अनुमति नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं घर से बैठ के पढ़ना चाहिए। तो ये सभी समस्याएं जो होती हैं सामने आती हैं। ठीक है, अब इन समस्याओं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसका उपाय लिखेंगे। उपाय में क्या लिखेंगे, निर्धनता एवं पिछड़ापन को दूर करना। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आप लोग यहाँ पे समस्या बताए हैं, इसी समस्या का समाधान आपको बताना है। यहाँ पे निर्धनता का पिछड़ापन है, तो यहाँ पे लिखिए इसके बारे में। अगर आप ये जो है समस्या समझ जाएंगे तो आपको उपाय में कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे निर्धनता जो है ना, जो निर्धनता है, पिछड़ापन है, इसको दूर करा जाए। ठीक है, अगर दूर करा जाएगा तो इसको जो है कहीं न कहीं दूर किया जाएगा, करा नहीं जाएगा। अगर दूर किया जाएगा तो हो सकता है कि स्त्री शिक्षा का जो है बढ़ावा मिल सकता है।
आगे लिखेंगे बालिका विद्यालय की स्थापना की जाए। अगर बालिका विद्यालय कम हैं या नहीं है तो उसकी स्थापना की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि जो है लोग अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। आगे सामाजिक सोच की बदलाव, जो समाज में लोग घटिया सोच वाले होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं, इनकी सोच में बदलाव किया जाए ताकि जो अपने सोच को बदल सके और सोच बदलाव के साथ साथ बालिका को शिक्षित किया जा सके। ठीक है, आगे लिखेंगे सुयोग्य उच्च पद पर महिलाओं को नियुक्ति किया जाए। बहुत सारे जो लोग होते हैं महिलाओं को शोषण करते हैं, तो इसके लिए जो है महिलाओं की अगर उच्च पद पर नियुक्ति होगी तो उनको शोषण से बचाया जा सकता है और उनको शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आगे है जन प्रचार और सामाजिकता का ज्ञान शिक्षा। कहने का तात्पर्य यह है कि जन प्रचार का मतलब ये होता है लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मकसद क्या है, शिक्षा कितनी कीमती चीज़ है ना। तो ये सब जो है अगर उनको बताया जाए, शिक्षा ज्ञान से दिया जाए शिक्षा का, तो कहीं न कहीं उनको जो है उस समस्या का समाधान का जो है मिल सकता है। आगे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय ओपन स्कूल का मतलब क्या होता है? ओपन स्कूल वो होता है जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, तो अगर वो अपना पढ़ना चाहते हैं जो है प्रमोशन के लिए तो ओपन स्कूल से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करने पे बाद भी उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, वो उनको नौकरी आगे मिल जाती है, यानी प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है 1989 में जो है इसकी स्थापना की थी, यानी 1989 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में भी, तो ध्यान रखेंगे 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य या मुख्य बिंदु क्या है। आपसे उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, उद्देश्य ही इसका मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हो रही है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, उसके माध्यम से न्यूनतम शिक्षण सामग्री यानी जो है न्यूनतम शिक्षण सामग्री देने की बात कही जा रही है। आगे लिखेंगे कि नए लाइन से कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 में जो है शुरू किया गया, जिसमें 2 प्रकार के सामग्री उपलब्ध कराना था। एक था मुद्रित सामग्री और दूसरा था गैर मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री मतलब वो होता है जो एक तरह से प्रिंटेड होता है ना। मुद्रित सामग्री मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे अध्यापक हो जाएगा, उनके कार्यक्रम हो जाएंगे, ये मुद्रित सामग्री में आएंगे। मुद्रित का मतलब कह सकते हैं कि जो अध्यापक होंगे और उनके कार्यक्रम होंगे उनको मुद्रित सामग्री के अंतर्गत रखा गया है। और गैर जो होंगे वो खिलौने, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, बुक्स, ये सब जो है आपका गैर मुद्रित सामग्री में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके अति लघु में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के जो है कारण क्या है उसके बारे में बताना है। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि भारत में शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के किन्हीं 6 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसे लिखेंगे अथवा करके देखिए, सवाल और पूछ सकता है आपसे कि शैक्षिक स्तर के पतन के क्या कारण हैं, शिक्षा के स्तर में सुधारों के लिए सुझाव दीजिए। तो आइए इनको समझते हैं कि क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग को आप एक साथ लिख लेंगे। एक साथ लिखने में कई सारे फ़ायदे होते हैं। जब एक साथ आप लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर इसे हेडिंग पे ही मिल जाएगा, पूरे हेडिंग पे। इसके बाद जब इसके बारे में व्याख्या करेंगे एक एक करके तो आपको पूरा नंबर वहाँ पे मिलने का चांस होता है। इस प्रकार से भी आंसर आप दे सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इनका आंसर देखते हैं। सबसे पहला ये कि जातिवाद और धर्मवाद, ये सबसे बड़ी समस्या है। भारत में शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जातिवाद होता है। बहुत सारे विद्यालय में, कॉलेजों में जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, लोग अपने आप में करते हैं, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का। तो जातिवाद, धर्मवाद के कारण जो है यहाँ पे भारत में शिक्षा का स्तर जो है उन्नत नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो हम जो है उसका विकास कर सकते हैं। अगला लिखेंगे संप्रदायवाद या क्षेत्रवाद। संप्रदायवाद का मतलब ये होता है कि जब अपने जो है अपने संप्रदाय को, अपने जो है धर्म को या अपने कैटेगरी के लोगों को जो है अपना मानने लगे, सिर्फ उन्हीं का भलाई चाहें, तो उसको कहते हैं संप्रदायवाद। जैसे मान लो कोई एक कैटेगरी ए है, कोई बी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बी है, और इसके बाद जो है यहाँ मान लेते हैं कोई बी हो गया, कोई सी हो गया, कोई डी हो गया। ये सब जो है यहाँ पे
अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जाति धर्म कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जो ए वाला है ये सिर्फ अपने बारे में सोचे, समाज के बारे में ना सोचे, क्योंकि गांव में अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। जब एक जाति समूह वाला अपने बारे में ही सोचे, अपनी ही भलाई करे, अपना ही विकास करे, तो इस प्रक्रिया को संप्रदायवाद कहा जाता है। और क्षेत्रवाद भी वैसे होता है। क्षेत्रवाद जैसे मान लो कोई बिहार का रहने वाला है, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, कोई जो है उत्तराखंड का रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग शहरों के लोग हैं। अगर यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में कमाने जाएं और महाराष्ट्र के लोग कहें तुम्हें यहाँ कमाने नहीं आना है, तो उस प्रक्रिया को क्षेत्रवाद कहते हैं। अगर बिहार के लोग या फिर यूपी के लोग उत्तराखंड में कमाने जाएं, तो यहाँ के लोग जब कहें कि यहाँ पे तुमको नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़ के मारपीट करे, तो इस प्रक्रिया को क्षेत्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है क्षेत्रवाद कहेगा, जिसके कारण जो है शैक्षिक स्तर का पतन होता है। आगे लिखेंगे समाज का दूषित वातावरण। जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसमें विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, और उन बुराइयों को अगर दूर किया जाए तो जो है शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। लेकिन बुराइयों के कारण जो है ऐसी बुराइयां होती हैं समाज में, लोग ऐसी धारणाएं रखते हैं, जिसके कारण जो है शिक्षा का स्तर जो है नीचे चला जाता है। आज के डेट में लोग घर घर जाते हैं, शिक्षक घर घर जाते हैं। मैंने प्राइमरी में देखा है, प्राइमरी बहुत सारे टीचर होते हैं जो घर घर जाते हैं, कहते हैं घर वालों से कि बच्चों का नाम लिखवा लीजिए, बच्चों का नाम लिखवा लीजिए स्कूल में, उनको पढ़ाइए। लेकिन समाज के दूषित वातावरण में लोग रहने वाले, घटिया सोच वाले, ये नहीं जानते कि शिक्षा का महत्व क्या है, बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पे आता है। अगला पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे कि विद्यालय में वांछित सुविधाओं में कमी। विद्यालय बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। अब सुविधाएं नहीं हैं तो बच्चों का मन जो है वहाँ से हट जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो शिक्षा ग्रहण करने का उनका मन नहीं करता है। आगे है विद्यालय या स्कूल व्यवसाय में परिवर्तन। जो हमारा विद्यालय है, जो आपका स्कूल होगा, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्राइवेट स्कूल का एक मैनेजमेंट होता है, एक मैनेजर होता है, और सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। आज के डेट में विद्यालय एक व्यवसाय बन चुका है, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो जिस कारण शिक्षा का पतन हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे आप तैयार करिए। बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसको मैं करवा दूंगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार कर ले। यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पक्का आएगा।